नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक कन्वेंशन की रेटिफिकेशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल बिजनेस लाइन का हम डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के बारे में। तीसरा आर्टिकल इंडिया यूके रिलेशंस। चौथा आर्टिकल स्कूल विदाउट फ्रीडम। इस आर्टिकल से मेनली 3 या 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे और लास्ट में एथिक्स का क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 1998 की एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन किस संदर्भ में है? काम करने के दौरान कौन से राइट्स मिलेंगे वर्कर्स को और कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, इससे संबंधित डिक्लेरेशन है। और 1998 की इस डिक्लेरेशन में कहा गया था कि विभिन्न देशों को एनकरेज किया जाएगा, विभिन्न देश इन 8 कन्वेंशंस को अडॉप्ट करें। समझ गए? सिंपल भाषा में कहें, 1998 की डिक्लेरेशन में कहा गया था कि विभिन्न देशों को एनकरेज किया जाएगा कि वो इन 8 कन्वेंशंस को रेटिफाई करें और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अपने देश में कानून बनाएं। अब देखो, इन 8 कन्वेंशंस में से एक कन्वेंशन ऐसी है, 6 नंबर वाली, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। इसे सभी देशों ने रेटिफाई कर दिया था, सिर्फ एक देश को छोड़ के, जिसका नाम है किंगडम ऑफ टोंगा। बट अभी कंटेक्स्ट ये है, ये जो किंगडम ऑफ टोंगा है, इन्होंने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। मतलब नतीजा ये निकला है कि सभी देशों ने अब इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 101 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लेबर स्टैंडर्ड को यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है, मतलब सभी देशों के द्वारा रेटिफाई किया गया है। ये जो कन्वेंशन है जिसको अब यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है, ये देखो चिल्ड्रन के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकती है, चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग को रोकती है। ये इंश्योर करती है कि बच्चों को आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में डिप्लॉय ना किया जाए। जैसे अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को हथियार थमा दिए जाते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में दूसरी कंडीशंस जिससे उनकी जो वेलबींग है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसको रोका जाए। अब देखो, एक और ख़ास बात है, ये जो कन्वेंशन है जिसको यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है, ये एक दूसरी कन्वेंशन को कॉम्प्लीमेंट करती है। दूसरी कौन सी कन्वेंशन? 1973 की कन्वेंशन है मिनिमम एज कन्वेंशन, कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए काम करने के लिए। इस कन्वेंशन में कुछ कमी रह गई थी, उसी कमी को पूरा करने के लिए ये कन्वेंशन आई 1999 में, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। अगर इन दोनों कन्वेंशंस के एडवांटेजेस की हम बात करें, दोनों कन्वेंशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाखों यंग बॉयज़ और गर्ल्स को रेस्क्यू किया गया है ऐसे कामों से जिसमें थोड़ा खतरा रहता है। दूसरा एडवांटेज देखो ये हुआ है, देखो चाइल्ड लेबर प्रिवेंट हुई हैं इन कन्वेंशन से, तो बच्चे लेबर नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा ये होगा, उनका जो इनरोलमेंट है स्कूल्स में वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल करेंगे। इसके बाद आर्टिकल में चैलेंजेस की बात की जाती है। अभी भी देखो 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं वर्ल्ड में जो चाइल्ड लेबर के चुंगल में फंसे हुए हैं, और 72 मिलियन आउट ऑफ 152 मिलियन तो ऐसे हैं जो हैजार्डस वर्क में लगे हुए हैं, मतलब ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें खतरा है। अगर तो देखो हमें उस टारगेट को अचीव करना है जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि 2025 से पहले हम चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अगर हमें इस टारगेट को अचीव करना है तो विभिन्न देशों को
अपने प्रयासों में इजाफा लाना होगा। लेकिन देखो, कोविड-19 की महामारी के कारण थोड़ा बहुत जो हमने प्रोग्रेस अचीव की है इस काम में, इस टारगेट को अचीव करने में, उसका भी थोड़ा बहुत रिवर्स देखने को मिला। क्योंकि देखो, महामारी के कारण स्कूल्स बंद हैं, बहुत से लोग गरीबी रेखा के फिर से नीचे आ गए हैं, तो इनकम कमाने के लिए वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं काम पर। वर्क कंडीशंस भी पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट चैलेंज ये बोला जाता है आर्टिकल में, WHO याद आ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 8 कन्वेंशंस डिसाइड की थी 1998 की डिक्लेरेशन में, जिनके बारे में एनकरेज करना है विभिन्न देशों को कि आप इन कन्वेंशंस को रेटिफाई कीजिए और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाइए। अब देखो, 2 तो इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिफाई किया जा चुका है सभी देशों के द्वारा, एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन जिसको इंप्लीमेंट करती है कौन सी, मिनिमम एज कन्वेंशन। चलो मान लिया इन दोनों को सभी देशों ने रेटिफाई कर दिया, लेकिन बाकी 6 तो और भी बची हुई हैं ना, इनको अभी भी सभी देशों के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है। ये भी एक चैलेंज है। लास्ट में इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें, इंडिया ने देखो 2017 में इन दोनों कन्वेंशंस को रेटिफाई किया था, और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है प्रीलिम में। खैर, लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है 2021 का जो साल है वो देखो ईयर टू एबोलिश चाइल्ड लेबर के तौर पे डेजिग्नेट किया जाएगा। तो विभिन्न देशों के पास एक बार फिर से मौका है फ्यूचर जनरेशंस में होप जगाने का और उनको एक बेहतर फ्यूचर देने का। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, पिछले हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया 101 जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको हम धीरे धीरे इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। इन 101 डिफेंस आइटम्स में स्नाइपर राइफल से लेके मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कदम काफ़ी अच्छा लिया है, क्योंकि ये सारी जो आइटम्स हैं अब संभावना है कि इंडिया में ही बनने लगेंगी और इंडिया इन आइटम्स का एक्सपोर्ट भी करेगा। तो ये जो कदम है गवर्नमेंट का, ना सिर्फ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक मेजर आर्म्स मैन्युफैक्चरर बनेगा, बल्कि इंडिया की जो एम्बिशंस हैं कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्री बनना चाहता है, उस दिशा में भी बेहतर कदम है। बट आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये पहली बार नहीं है, मतलब अब हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, ये देखो पहली बार नहीं है कि सरकार ने डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की बात कही हो। इवन 1990 में भी इस प्रकार की बातें बोली गई थी। उस समय बोला गया था कि डिफेंस रिक्वायरमेंट्स में 70% हम सेल्फ रिलायंस हासिल करेंगे जल्द ही, मतलब हमें जितने डिफेंस आइटम्स की आवश्यकता है 70% हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर होंगे, ऐसा हम इंश्योर करेंगे जल्द से जल्द। क्या हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद देखो इवन करंट एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान 2018 में डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी अपनाई गई और ये गोल रखा गया 2025 आने से पहले हम मेजर प्लेटफॉर्म्स में सेल्फ रिलायंट बनेंगे। बल्कि ये भी कहा गया 2025 से पहले $5 बिलियन का हम डिफेंस एक्सपोर्ट भी करेंगे। क्या ये अचीव हुआ? देखो 2025 तो अभी तक आया नहीं है, बट आर्टिकल में कहा जाता है काफ़ी सारे पॉलिसी रोड ब्लॉक्स हैं और सिस्टमिक शॉर्टकमिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो टारगेट्स हैं वो सिर्फ इंटेंशंस बन के रह गए हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। अभी भी स्ट्रेटेजिकली इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। डिफेंस के क्षेत्र में हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। 2014 से लेकर 2019 के बीच इंडिया
वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर था। सोच के देखिए, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वैल्यू के हथियार हमने ही इंपोर्ट किए। इवन रिसेंट का एग्जांपल ले लीजिए, अभी जो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ गलवान वैली में, उसके बाद से लेके अभी तक स्टैंड ऑफ है दोनों देशों की आर्मी के बीच लद्दाख क्षेत्र में। तो इंडिया को आवश्यकता थी कोल्ड वेदर यूनिफॉर्म्स, आर्कटिक टेंट्स, असॉर्टेड आर्म्स, ऑर्डिनेंसेस, इन सब की खरीदारी के लिए भी इंडिया फिलहाल दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। और देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो हुई है। जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रोग्राम हमारा ठीक ठाक सफल रहा है, बट इसके बावजूद R&D ज़्यादा नहीं हुई है। DRDO की 52 लैब्स हैं और इन लैब्स में साइंटिस्ट ने ऐसा काम नहीं किया है कि इंडिया में सभी हथियार प्रोड्यूस होने लगे जिनकी हमें आवश्यकता है, या फिर बड़ी वैल्यू के हथियार हम एक्सपोर्ट करने लगे। इवन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसकी 41 यूनिट्स हैं और 1 लाख के आसपास वर्कर काम करते हैं इन यूनिट्स में। बट काफ़ी बार ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स जो हैं क्रिटिकल प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को नहीं मीट कर सके। इसके साथ साथ क्वालिटी और एफिशिएंसी को लेकर भी सवाल समय समय पर उठते रहते हैं। इवन देखो, इससे भी ज़्यादा काफ़ी बार तो इंपोर्ट करने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है। राफेल एयरक्राफ्ट को आप याद कीजिए, कब हमने चूज़ किया था, वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, अब जाके 5 राफेल आए हैं। तो इतना समय लग जाता है प्रोक्योरमेंट में भी, क्योंकि करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, पॉलिटिशियंस या फिर ब्यूरोक्रेट्स अपने कमीशन कमाने के चक्कर में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को डिले कर देते हैं। भाई, उनका कमीशन बन सके, ऐसी कंपनी से हथियार खरीदे जाते हैं जो उनको ज़्यादा कमीशन देते हैं। ये लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ करप्शन है। उसके बाद आर्टिकल में लास्ट में कहा जाता है, देखो, इंपोर्ट बैन टेम्परेरी तौर पे तो अच्छा सॉल्यूशन है, बट अगर हमारे देश में डिफेंस क्षेत्र में R&D नहीं होगी, अगर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को नहीं मिटाया जाएगा, तो फिर डिफेंस के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना सरकार के द्वारा जरूरी है। अब देखो, इंपोर्ट बैन किया है तो हो सकता है एक्सटर्नल सप्लायर जो हैं वो हमारे देश में आकर ही फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें, तो उनसे सरकार प्रोक्योर कर लेगी। बट लॉन्ग टर्म में हमारे देश की जो कंपनीज हैं उन्हीं के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो, एफिशिएंटली हो, तब जाके बात बनेगी। तब ना सिर्फ हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेंगे, बल्कि बड़ी वैल्यू के जो हथियार हैं वो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल बेन वेलिस के द्वारा लिखा गया है। ये देखो, यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं। तो इस आर्टिकल में सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। शुरुआत में ये बोलते हैं, देखो, वैसे इंडिया को आज़ाद हुए 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, बट हमारे लिए एशिया में पीस इस्टेब्लिश हुए 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। जैसा आपको पता है, इंडिया समेत आसपास के जो देश थे वो ब्रिटेन की कॉलोनी थे 15 अगस्त से पहले। बेन वेलिस इवन सेकेंड वर्ल्ड वार का हवाला देते हैं। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या था, यूके, USSR, USA ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली, जापान। बट बेन वेलिस के अनुसार इंडिया का योगदान काफ़ी ज़्यादा था सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सिस अलायंस को हराने में। यानी ये जो अलायंस था जर्मनी, इटली और जापान का, इस अलायंस को हराने में इंडिया का योगदान काफ़ी था, क्योंकि उस समय देखो हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो हमारे बहुत सारे जवानों ने हिस्सा लिया था इस सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसे पैसिफिक वार भी कहा जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में खास करके बर्मा कैंपेन मतलब सीरीज ऑफ बैटल्स लड़ी गई थी। उस समय बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, उस समय बर्मा ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। तो एक तरफ थी जापान की फोर्सेस और इवन वो फोर्सेस जो अपने देश को ब्रिटेन से आज़ाद करवाना चाहते थे। इवन
आज़ाद हिंद फौज भी आप कह सकते हो, जिन्होंने उस समय जापान का साथ दिया था इंडिया को ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाने के लिए। तो राइटर कहते हैं इस बर्मा कैंपेन में बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई थी, जिसमें से एक है कोहिमा बैटल। कोहिमा बैटल जिसमें एक तरफ 15,000 एनिमी ट्रूप्स थी, यानी जापान की फोर्सेस थी, और हमारी तरफ से सिर्फ 1500 मैन थे, लेकिन बावजूद इसके डट कर मुकाबला किया 1500 जवानों ने। दूसरी साइड से फोर्स की बोम्बार्डमेंट्स हो रही थी, जो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, और इन्फेंट्री भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली अटैक कर रही थी, लेकिन फिर भी 2 हफ्ते तक रोक के रखा। 1500 जवानों ने जापान की फोर्सेस को आगे नहीं बढ़ने दिया। उस दौरान टोटल 87,000 इंडियंस की जानें गई, लेकिन इंडियंस काफ़ी बहादुरी से लड़े, और इसी के जवाब में फील्ड मार्शल स्लिम कहते हैं इंडियन डिवीजन्स जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट में से हैं। इसके साथ साथ राइटर ये भी कहते हैं टोटल देखो सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे देश से 25 लाख के आसपास वॉलंटियर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये वॉलंटियर्स यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, सिंगापुर में, हांगकांग में, बर्मा में अनेकों जगह लड़े। इंडिया ने सेकेंड वर्ल्ड वार में यूके और यूके की एलाइड फोर्सेस को 200 मिलियन टन ऑफ कोल प्रोवाइड किया, 6 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर, 1 मिलियन टन ऑफ स्टील। ये सब चीज़ें हमने प्रोवाइड की थी सेकेंड वर्ल्ड वार में एलाइड फोर्सेस को, जिसकी सहायता से वो एक्सिस फोर्सेस को हरास की थी, यानी जर्मनी, इटली, जापान, इन सबको हरास की थी। तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है इंडिया और यूके रिलेशंस का। बेसिकली देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अच्छा नहीं है। इन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। 200 सालों तक इन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। अब राइटर ये सब चीज़ें तो बोल नहीं सकते, कुछ तो बोलना है, तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियंस का जो योगदान था, इवन यूँ कहें ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को जो फोर्स किया था, हमारे रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉइट किया था सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने के लिए, उनका जिक्र राइटर कर रहे हैं। समझ गए? मतलब राइटर को कुछ अच्छा बोलना है, अच्छा बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने 200 साल तक इंडिया को कॉलोनी बना के रखा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियंस के योगदान को इन्होंने याद कर लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने के लिए। उसके बाद देखो ये बोलते हैं आज हमारी जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको लेके इंडिया और यूके के बीच कोऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो महामारी हो, पायरेसी हो, एक्सट्रीमिज्म हो, इन सब को लेके इंडिया और यूके के बीच कोऑपरेशन हो रहा है। दोनों की कमिटमेंट है कुछ वैल्यूज़ के प्रति, जैसे जस्टिस, स्टेबिलिटी, फ्री मार्केट। तो दोनों के इंटरेस्ट जो हैं कन्वर्ज होते हैं इन सब एरियाज़ में, और ये दोनों देशों के हितों में है अगर दोनों देश कोऑपरेट करते हैं इन इश्यूज़ को लेके और अलायंस बनाते हैं। इसके बाद राइटर के द्वारा डिफेंस क्षेत्र में सहयोग की बात की जाती है। अभी फ़िलहाल देखो वेस्टर्न इंडियन ओशन में 7 रॉयल नेवी वेसल्स ऑपरेट करते हैं। इंडिया और यूके की मिलिट्री एक साल में 2 बार एक्सरसाइज करती हैं। जेट इंजन से लेके साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया और यूके फिलहाल कोऑपरेट कर रहे हैं। राइटर कहते हैं यूके इंडिया के साथ काम करने को तैयार है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से लेके मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अभी हमारे पास मौका है, हम हमारी पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं अभी देखो जो ईरा चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनिश्चितताएं हैं। जैसे इंडिया अभी फ़िलहाल एक प्राउड इंडिपेंडेंट नेशन है, यूके भी एक प्राउड इंडिपेंडेंट नेशन है। दोनों की जो कॉमन हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि दोनों देश मिल के विपत्तियों का यानी चैलेंजेस का मिल के सामना कर सकते हैं और दोनों शेयर्ड फ्यूचर बना सकते हैं जिसमें पीस हो, पर्पस हो, प्रोस्पेरिटी हो, ये सब चीज़ें हों। इन सब को लाने के लिए दोनों देश मिल के काम कर सकते हैं। तो ये इंडिया और यूके रिलेशन से संबंधित आर्टिकल था। ज़्यादा अच्छा आर्टिकल तो नहीं था, छोटा सा था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मेनली देखो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं इस आर्टिकल से। राइटर ये बोलना चाहते हैं हमारे देश में देखो
स्कूल्स को, टीचर्स को इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती बच्चों को पढ़ाने में। इस वजह से स्कूल्स में इनोवेशन नहीं आ पाती, टीचर इनोवेटिव मेथड्स नहीं अपना पाते बच्चों को सिखाने में। अगर हम स्कूल्स को ऑटोनॉमी देते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। राइटर एग्जाम्पल देते हैं मिड डे मील स्कीम का। जैसे ही देखो महामारी स्टार्ट हुई, सरकार ने सभी स्कूल्स बंद कर दिए और अभी तक स्कूल्स बंद ही हैं। तो बहुत सारे लोग जो स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत खाना प्राप्त करते थे गरम, वो अब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है, सरकार ने दूसरे प्रोविजंस डिक्लेयर किए हैं। बट देखो, लोकल लेवल पर अगर स्कूल्स को ऑटोनॉमी दी जाती तो स्कूल कुछ ना कुछ जरूर करते, सावधानी के साथ वो बच्चों को पढ़ा भी पाते और मिड डे मील जैसी स्कीम्स का लाभ भी बच्चे उठा पाते। क्योंकि अभी भी जो ये महामारी है वो अर्बन सेंट्रिक है। अगर सावधानी बरती जाए, प्रॉपर प्रिकॉशंस बरते जाएं, तो गांव में तो स्कूल्स चल सकते थे, लेकिन इसके लिए स्कूल्स को ऑटोनॉमी देना जरूरी था, जो कि सरकार नहीं देती है। एक और बात बोलते हैं राइटर, देखो नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद बल्कि कुछ स्टेट्स तो ये बोल रहे हैं हम टीचर्स को बताएंगे कि बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, आप ये कीजिए, अब टेस्ट लीजिए। देखो लोकल लेवल पे जो टीचर होता है ना, उसको बेस्ट पता होता है फिलहाल बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। इवन प्राइवेट स्कूल्स के जो मैनेजर्स या मालिक होते हैं वो भी प्रिंसिपल्स और टीचर्स को कुछ नहीं समझते। वो सिर्फ ऐसी डायरेक्शंस देते हैं जिससे स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसलिए हमें अगर सही ढंग से बच्चों के हित के बारे में सोचना है तो स्कूल्स को और टीचर्स को ऑटोनॉमी देना जरूरी है, ताकि वो अपने ढंग से लोकल सिचुएशन के देखते हुए, बच्चों की कंडीशंस देखते हुए इनोवेटिव तरीके अपना सकें बच्चों को सिखाने के लिए। इवन राइटर ये भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अब तो टेक्नोलॉजी की सहायता से अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। राइटर कहते हैं देखो ऐसी बातें पहले भी बोली गई थी, जब रेडियो आया था तब भी बोली गई थी, टीवी आया था तब भी बोली गई थी और इंटरनेट आया था तब भी बोली गई थी, अब फिर से बोली जा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किस प्रकार से हाईटेक इक्विपमेंट्स आते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, वैसे के वैसे रखे रह जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात देखो ये है, टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों को एनकरेज करें, क्यूरियोसिटी जगाए बच्चों की कंसेप्ट्स में, ताकि बच्चा खुद उनका मन करे पढ़ने के लिए। जैसे राइटर एक बात बोलते हैं, आज के समय में आउटडोर लर्निंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ज़्यादा जो फोकस है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी और नमरेसी पे। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी फाउंडेशनल लिटरेसी पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन आउटडोर लर्निंग से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे एग्रेट्स होते हैं, जैसे एक पक्षी है, वो कैसे पैडी फील्ड्स में भोजन की तलाश करता है, कैसे चींटियाँ जो हैं वो बारिश के मौसम में बाहर निकल आती हैं, तितलियाँ माइग्रेट करती हैं, इन सब को ऑब्जर्व करके बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। तो आउटडोर लर्निंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए। और देखो आउटडोर लर्निंग तभी प्रमोट हो सकती है अगर हम लोकल टीचर को अगर ऑटोनॉमी देते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स निकल के आते हैं इस आर्टिकल से जिनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ 7 सिंस को डिस्क्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2016 में। शुरुआत में देखो इस क्वेश्चन के आंसर में आप इन 7 सिंस के ओरिजिन के बारे में बताओगे थोड़ा सा, कि ये 7 सिंस का जिक्र जो है महात्मा गांधी ने किया है अपने एक वीकली न्यूज़पेपर यंग इंडिया में। कब? 1925 में। महात्मा गांधी ने कहा था सभी ह्यूमन बींग्स को इन 7 सिंस को, यानी इन 7 पापों को अवॉइड करना चाहिए। ये ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बढ़िया है बल्कि सोसाइटी के लिए भी बढ़िया है अगर सभी ह्यूमन बींग्स इन 7 सिंस को अवॉइड करते हैं। तो एक एक करके 7 के बारे में बताओगे। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखो सबसे पहले वेल्थ विदाउट वर्क। वेल्थ विदाउट वर्क मतलब आप कुछ प्राप्त कर रहे हो ना कुछ करते हुए भी। जैसे देखो पहले टेनेंट्स हुआ करते थे, वो जो रिच जमींदार हुआ करते थे उनके खेत में काम किया करते थे। हालांकि जमींदार कुछ नहीं करते थे, लेकिन ज़मीन उनकी थी इसलिए उनको पैसे मिलते थे। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है वेल्थ विदाउट वर्क का।
इवन इंटरमीडियरीज का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अभी जो एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन है उसमें जो बिचौलिए हैं वो बहुत प्रॉफिट कमा जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते, तो ये गलत है। उसके बाद दूसरा है प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। इसमें क्या होता है, काफ़ी बार देखो आपने देखा होगा कि कुछ लोग खतरनाक स्टंट करते हैं, जैसे रोड्स पर बाइक्स का स्टंट। इससे देखो उनको लगता है हमें प्लेजर हासिल हो रही है, बट ये प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद तीसरा है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में आप किसका एग्जाम्पल दोगे? ओसामा बिन लादेन का। नॉलेज तो काफ़ी थी लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं था। और नॉलेज विद कैरेक्टर में आप किसका एग्जाम्पल दोगे? कलाम साहब का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट है बिजनेस विदाउट एथिक्स। किसका एग्जाम्पल दोगे? कुछ कोचिंग सेंटर्स का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इवन उन ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो फर्जी प्रोडक्ट बेच देते हैं, मार्केटिंग ऐसी करते हैं, सिर्फ उनको अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब होता है, प्रोडक्ट में बिल्कुल क्वालिटी नहीं होती। इससे जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इवन काफ़ी बार देखो जो फर्टिलाइज़र्स की कंपनीज़ हैं वो फर्टिलाइज़र को बेच देती हैं इनोसेंट किसानों को, लेकिन फर्टिलाइज़र काम नहीं करते। इससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ती है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है। ये सब चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। सबसे कॉमन एग्जांपल है न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के लिए किया जा सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और विदाउट ह्यूमैनिटी इसका इस्तेमाल अगर हो तो एग्जांपल है न्यूक्लियर वेपन्स। इसके बाद नेक्स्ट है रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। आजकल विभिन्न धर्मों में रिचुअल्स का ज़्यादा बोलबाला है। मतलब रिचुअल्स तो देखो हर एक धर्म में आप कह सकते हो ज़रूरी है, चलो मान लिया, लेकिन रिचुअल्स सिर्फ मीन्स हैं एंड हासिल करने के लिए। सभी रिलीजन एक बात तो बोलते हैं ना, लव, कंपैशन, इन सब के बारे में तो सभी धर्म बोलते हैं, ये एंड होना चाहिए। रिचुअल्स सिर्फ मीन्स हैं, बट आज के समय में रिचुअल्स पे ज़्यादा फोकस है, एंड्स पे फोकस नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट में पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स तो देखो डिजास्टर है, जैसा आज के समय में होता है। बिना प्रिंसिपल्स की राजनीति, मसल पावर, पैसा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है और अल्टीमेट जो लॉस होता है वो जनता को ही होता है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स बताने के बाद लास्ट में आप बोल सकते हो, अगर सभी लोग इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, ह्यूमैनिटी फिर से रिस्टोर होगी। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ 7 सिंस के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।